हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 9 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है। बोल भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है? क्लोज सरफेस अगर ले लिया तो उससे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी? बहुत बच्चे बोल रहे हैं ये नया सा वर्ड सुन लिया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? भाई पढ़ेगा तो समझ में आएगा। चल शुरू करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या टॉपिक हम लोगों को यहां पर पढ़ना रहेगा। भाई देख, जो सबसे पहला टॉपिक होगा भाई, जो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है। और अगर कोई क्लोज सा सरफेस ले लिया, खिंची खिंची और वैसे अभी दिखाएंगे हम लोग उसको, तो कितनी फ्लक्स निकलेगी उस क्लोज सरफेस से। और एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ये भी देखेंगे। और क्या बोलते हैं कि कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ भाई। स्केलर है, वेक्टर है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। यहां पर कॉन्सेप्ट लेके जाओ, तो शुरू करा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा बताओ क्या होता है। देखो सिंपल डिफिनेशन, एक ऐसा डिफिनेशन कि जिससे तुमको फील आ जाए कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ होता है। आप किसी से पूछोगे बोल देगा ई ये कॉस थीटा है, ये क्या है, ये तो मैथ्स में आ गया। वो हम लोग को इसका फिजिक्स में समझना है आखिर इसकी डिफिनेशन क्या है। तो दिख रहा होगा बोर्ड पे सिंपल सा लिखा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका कहने का मतलब यह है कि मान लो हमारे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, हमारे पास एक सरफेस है, तो कितनी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो सरफेस के, ठीक है, जो सरफेस से परपेंडिकुलरली पास कर जाएं। क्या बोल रहा हूं, कहने का मतलब है कि कैसे, कितनी ऐसी, कैमरा क्लियर है, हाँ, कितनी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्रॉस करें। यानी सरफेस ये है तो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएं, ठीक है, और सरफेस को चीरती हुई भी जाएं, पासिंग थ्रू द सरफेस, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। कैमरे में कोई दिक्कत है क्या? साफ दिख रहा है एकदम। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम। हमने कहा हमारे पास मान लो एक बहुत ही बढ़िया सा क्यूट सा सरफेस है, ठीक है, हाँ, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा क्यूट सा सरफेस है, ठीक है। हमने कहा चलो भाई बना लेते हैं सरफेस को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने सरफेस को बना लिया, ये हमारा हो गया सरफेस। फिर हमने कहा एक काम करो, इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कराओ तो देखते हैं कि आखिर क्या होता है, ठीक है। तो हमने कहा चलो भाई पास करा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। हमने कहा कि चलो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग पास करा लेते हैं, ठीक है। फिर से बना देता हूं मैं सरफेस को थोड़ा सा। देखो हमने ये सरफेस लिया, ऐसे यहां तक हम आए, ठीक है, ये हमारा हो गया सरफेस, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से जुम 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 जुम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सरफेस। अब हमने कहा कि इसी खूबसूरत से सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा दे भैया, देख क्या कहानी बनती है। हमने कहा चलो क्या दिक्कत है, पास करा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा चलो, फिर हमने कहा कि हम इस सरफेस के थ्रू कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि नहीं भाई? 2-3 लेक्चर पीछे जाओगे, मैंने वहां सब बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी। मान लो अब ये सरफेस के थ्रू कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हुई चली जा रही हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को पास करती हुई जा रही हैं, क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इस सरफेस को पास करती हुई जा रही, क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि नहीं? सोच के बताना भैया, क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि नहीं? अभी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन बताया कि कितनी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं और साथ ही साथ सरफेस के थ्रू पास भी कर रही, देसी भाषा सरफेस को चीरती हुई जा रही। बताओ भैया, सभी लाइंस तो ऐसी हैं, सभी लाइंस, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं सरफेस के साथ और प्लस सरफेस के थ्रू पास हो रही हैं। यानी कि ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी। तो अगर कोई पूछे कि बता भाई फ्लक्स की वैल्यू यहां क्या होगी, तो बोल देना 3। फ्लक्स को डिनोट करते हैं खड़ी पाई, गोल बना, गोल में एक डंडी खींच दे, वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल। जैसे देखो ये खड़ी पाई, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल। तो यहां पर भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई पूछेगा तो कितना बता दोगे, बता देना 3 है। चलो ये तो फिजिक्स की भाषा, मैथ्स की भाषा में क्या बोलेंगे भैया, इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिन पे ये डिपेंड करता होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो एक यहां पर नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, एरिया वेक्टर। टेक्टर नहीं, एरिया वेक्टर, ठीक है।
तो देख भाई ये क्या होता है, अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि एरिया माने कि किसी स्क्वायर का एरिया, किसी ट्रेपेजियम का एरिया निकालते थे, स्क्वायर का एरिया क्या बोलते थे, ए स्क्वायर। लेकिन क्या ऐसा देखा था कि एरिया का भी डायरेक्शन होने लगे, एरिया का कोई दिशा डायरेक्शन होता है क्या, वो दिशा नहीं है, दिशा डायरेक्शन, ठीक है, कि एरिया वेक्टर का कभी सुना था कि एरिया का कोई डायरेक्शन होता है, नहीं सुना था ना। फिजिक्स में होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, एरिया का एक डायरेक्शन होता है, इसीलिए हम एरिया को एरिया वेक्टर बोलते हैं, टेक्टर नहीं बेटा, वेक्टर, एरिया वेक्टर बोलते हैं। और ये जो एरिया वेक्टर होता है अक्सर हम लोग सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड मानते हैं, मतलब ये मान लो सरफेस है जैसे ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये सरफेस है, ठीक है, तो नॉर्मली यानी इसके परपेंडिकुलर लाइन जो जाएगी बाहर जाती हुई, जो परपेंडिकुलर लाइन है इस सरफेस के बाहर जाती हुई परपेंडिकुलर लाइन ही एरिया वेक्टर कहलाती है, ठीक है, परपेंडिकुलरली बाहर जाती हुई। जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सा एरिया वेक्टर है, ये 90 डिग्री समझ गए, ये तो इरेज कर दें, चल भाई। तो हमने कहा कि देख भैया ये रहा एरिया वेक्टर मान ले, ठीक है, ये रही एरिया वेक्टर और ये रही एंगल, एंजल नहीं एंगल परी सोच रहा, एंगल है भाई। ये देख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर हमारी कुछ इस तरीके से जा रही है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल बन रहा है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, बताता हूं। अब देखो जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। क्या बोले, मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्या बोल रही हो, देखो समझ जाएगा भाई। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा, ध्यान से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ाओगे, ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा फ्लक्स बढ़ता जाएगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाया तो फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारी फ्लक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। और क्या होता है भाई यहां पर कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया वेक्टर के, यानी एरिया वेक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, ठीक है। अब जैसे भाई दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, ई ए बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू आ जाता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, टेक्टर नहीं वेक्टर, तो ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ई क्या भाई, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए है एरिया वेक्टर, ठीक है। यहां पर जो हमारा ई है वो क्या है, ई हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए हमारा है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखो ई और ए दोनों क्या है, वेक्टर ही तो है। तो जब दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या आता है बता भैया, इतना नहीं पता। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वहां पर कॉस थीटा आता है, क्या आता है, कॉस थीटा आ जाता है। इसका मतलब है जैसे ही हम डॉट साइन को हटाएंगे दोनों वेक्टर के बीच से तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो यहां पर जो फाइनल मैथमेटिकल अप्रोच आया वो फ्लक्स की वैल्यू हम लोग की आ गई ई ए कॉस थीटा, जहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ए क्या है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, ठीक है। और कॉस थीटा में थीटा क्या है, ये थीटा, ध्यान से, ये थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितनी एंगल बन रही, जैसे मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रही एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर मान लो ये रही एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितनी एंगल बन रही है वो है ये थीटा, समझ गए। और नेक्स्ट हमने क्या सीखा, ये जो फ्लक्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया वेक्टर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा फ्लक्स बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा एरिया वेक्टर का वैल्यू होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगी। यानी दोनों एक दूसरे की कामयाबी से जलते नहीं, एक बढ़ता तो दूसरा भी बढ़ता, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच था जहां हम लोगों ने देखा कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, बोल भाई फ्लक्स की वैल्यू होती है ई ए कॉस थीटा, जोर से बोल, ई ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और बेसिक भाषा में क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस, यानी कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही है किसी भी सरफेस से, ये तो हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अब हम लोग देख लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या है इसकी, कैसे निकालोगे बताओ, हैं? अरे यार जो इसका फॉर्मूले में ई ए कॉस थीटा है यानी वेक्टर डॉट वेक्टर ए है, इन दोनों का एसआई यूनिट जो होता है दोनों कंबाइन करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट निकल आएगी, यही तो है। चलो
इसको छापो भाई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, स्केलर है कि वेक्टर है, वो भी देखना है, नोट कर भाई। हो गया, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एसआई यूनिट क्या होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। खड़ी पाई में डंडी खींच दे, वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंबल है इसका, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखते हैं हम लोग आखिर इसकी एसआई यूनिट कैसे निकलेगी। देखो ज्यादा तिरछा लिखा है, फिर से लिख देते हैं, एसआई यूनिट सीधा समझ जाओगे, ठीक है। आखिर इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालोगे, ये देखो यहाँ लिख लिया एसआई यूनिट, कैसे निकालोगे, देखो देखो क्या होता है कि जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला पहले लिखो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर ई, क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यही तो होता है, क्या और कुछ होता है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट, मैंने पिछले 2-3 लेक्चरों से पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलाम होता है। न्यूटन पर कूलाम क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था भाई, F/Q भूल जाते हो। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती थी, न्यूटन, और क्यू की यानी चार्ज की क्या होती थी, कूलाम होती थी। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट आती है वो आ जाती है न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स के एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा, दे बोल भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम यही होता है, ठीक है। तो यहां लिखा न्यूटन पर कूलाम। अब भाई एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर ही तो होती है, यानी कि न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, यही तो होगा, क्या और कुछ होगा। यानी कि एसआई यूनिट क्या आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। और दूसरा चीज अगर कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, पहले ये बताओ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भाई। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि ऐसी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसके पास डायरेक्शन ना हो, ठीक है। मतलब कि ऐसा क्वांटिटी जिसका कुछ मैग्नीट्यूड हो कि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितना है गिन सको, लेकिन वो क्या डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन होता ही नहीं स्केलर क्वांटिटी का, पहली बात तो है। अब बाजार में केला लेने गए, 3 ठो केला लिए तो क्या उसका डायरेक्शन बोलोगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में 4 ठो सेब चाहिए, ऐसा तो बोलोगे नहीं, 4 सेब चाहिए खाली, इतना बोलोगे। तो स्केलर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड तो है, उसका डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कहीं तुमको जाना हो, मान लो तुमको कानपुर ही जाना हो, तो कोई कहेगा, बात पूछोगे ना कि भाई किस डायरेक्शन में कितना किलोमीटर जाना है, तो जितना किलोमीटर गए वो मैग्नीट्यूड है, और जिस डायरेक्शन में गए वो तुम्हारा क्या होगा, दिशा हो गया, समझ रहे हो। जैसे मान लो नॉर्थ में गए 5 किलोमीटर, तो यहां पर 5 इसका मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ के डायरेक्शन में गए उत्तर दिशा में, क्या है भाई, ये है इसका डायरेक्शन। यानी यहां पर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो जहां डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाए बोल देना वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे ख्याल से वेक्टर तो नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है खाली। तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहां नोट करके लिख ले भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके की कहानी बनती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। टीपू सुल्तान की तरह छाप भाई, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं कि आगे इसमें आगे क्या कहानी बनेगी, ठीक है। जल्दी से नोट करो भाई। तो आगे हम लोग देखते हैं, क्लोज सरफेस का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ चलो समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर भाई, स्केलर वेक्टर समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्लोज सरफेस के लिए क्या कहानी बनेगी, ठीक है। क्लोज सरफेस के लिए क्या कहानी बनेगी, इसको पहले नोट करो जल्दी से, तो हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं, ठीक है। हो गया भाई, पक्का। चल भाई आगे बढ़ा जाए, उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो तो देखो अब हम लोग देखेंगे कि देखो अगर मान लो कोई क्लोज सरफेस दिया है, ठीक है, मतलब कि सरफेस है क्लोज है भाई, मान लो कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पड़ रही है, मैंने कहा चलो मान लेते कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म पड़ रही है। अब भैया यूनिफॉर्म चीज है तो उसका तो इंटीग्रेशन करोगे नहीं है कि उसका भी इंटीग्रेशन कर दो, कदे
भाई जो चीज यूनिफॉर्म है उसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो मान लिया ई तो बाहर ले लोगे, लेकिन एरिया कभी कभी क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। अरे यार एरिया किसी यूनिफॉर्म चीज का बता सकते हो ना फार्मूले से। अब तुमसे स्क्वायर का एरिया पूछ ले तो ए स्क्वायर बता खुश हो गए, सर्किल के एरिया पूछे तो पाई आर स्क्वायर बता खुश हो गए। लेकिन ये बताओ कोई ऐसा तुम सरफेस ले लो जो नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी वो जो मटेरियल से बना है वो मटेरियल हर जगह नॉन होमोजीनियस हो, यानी कि पर्टिकुलर उसका कोई एक इस एरिया का फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन का ही तो सारा लोगे। इंटीग्रेशन का मतलब मान लो इतना बड़ा एरिया लिए हो, ऐसे इतना बड़ा एरिया लिए हो, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या करोगे, छोटा छोटा एरिया काटो, डीए 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 डीए, और छोटे छोटे एरिया को सबको ऐड कर दो। तो भैया अगर तुम गिनने बैठोगे तो कितना समय लग जाएगा, 7-8 जन्म बीत जाएंगे। तो इससे बढ़िया इंटीग्रेशन कर दो, न्यूटन भाई ने बताया था इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल डीए लगा दो, यानी कि छोटे छोटे एरिया को ऐड कर डाला, इंटीग्रेट कर डाला। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था क्या बन जाता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई, फिर वहां पर इंटीग्रल डीए। ठीक है, तो यहां पर फ्लक्स का एक और फॉर्मूला बना सकते हो। क्या बनाओगे भाई, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, यहां लिख सकते हो, क्या लिखा कहा लिखे, चलो यहीं लिख लेते हैं ऊपर। ठीक है, देखो, हाँ, ये जो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला बना सकते हो वो कुछ इस तरीके से है। हो गया ये नोट, और नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं, देखो ये फ्लक्स है, ऐसे लिखो, यहां लिखो कि वेक्टर ई, फिर इंटीग्रल, ये क्लोज सरफेस, यहां पर डी ए, बस हो गया खत्म, डी ए। छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दिया इंटीग्रेशन के मदद से। ठीक है, इंटीग्रेशन के मदद से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भैया कोई एक क्लोज सरफेस लेंगे एक स्पेशल टाइप का, और उसकी वजह से देखेंगे कि कितना फ्लक्स बन रहा है। चल भाई नोट कर, हो गया, चल आगे बढ़ा जाए, क्लोज सरफेस बनाया जाए कि नहीं। चल भैया हटाते हैं, बात है हम लोग अपने एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ। हमने कहा चलो एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, बना लो। क्लोज सरफेस बनाने में कोई दिक्कत है क्या, ये लो इसे लो। मान लो बाहर से सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर टाइप का है ये, ठीक है, एक सिलेंडर बनाया तुमने, फिर कहा देखो सिलेंडर तो बना दिया मैंने, अब एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा डंडी वंडी खींचो बढ़िया सी, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, फिर से एक सिलेंडर बनाओ बढ़िया सा। तो बना लिया सिलेंडर, चल भाई, अरे वही घर वाली सिलेंडर, और कौन सी सिलेंडर जो घर में खाना बनाते, वही सिलेंडर बनाओ। उसके बाद हम लोग इसको कहते हैं कि इस क्लोज सरफेस की वजह से, इस क्लोज सरफेस की वजह से, इस क्लोज सरफेस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी, ये बताओ। बताओ भाई कितनी फ्लक्स बनेगी इस क्लोज सरफेस की वजह से। सरफेस हम लोग का तिरछा हो गया है, तिरछा हो गया सरफेस, फिर से बनाते हैं, चलो। सरफेस हम लोगों का हो गया था थोड़ा सा तिरछा, चल अब ठीक है, पक्का, चल भाई आजा भाई सरफेस बना, ठीक है, अब ठीक ठाक है। हाँ तो बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा, सोच के बताओ, तो मैं बताता हूं, एक बार खुद सोचो, सोच के बताओ कितनी फ्लक्स बनेगी। ठीक है, कितना फ्लक्स यहां पर बन जाएगा, सोच के बताओ कितना फ्लक्स बनेगा भाई, बताओ। अरे भाई जितना फ्लक्स इंटर कराओगे, ये पहला वाले सरफेस, जो पहला सरफेस है, जितनी फ्लक्स इससे इंटर कराओगे उतना ही फ्लक्स तो लीव होगा। है भाई, कह रहे हो कि जितना खाना खाओगे उतने तो प्रोटीन पाओगे, ऐसा था नहीं 4 किलो खाया तो ज्यादा प्रोटीन पा जाओगे। तो वैसे जितना फ्लक्स इंटर कराओगे उतनी फ्लक्स बाहर चली जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि यहां तुम नंबर ऑफ फ्लक्स मान लो 4 है तो वहां से 8 निकल जाएंगी। जितनी मेहनत करोगे उतना पाओगे, वही इसमें जितनी फ्लक्स एंटर करेगी उतनी फ्लक्स लीव कर जाएगी। भाई फ्लक्स कितनी लीव करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। तो दूसरी भाषा हम बोल सकते हो कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इंटर कराओगे उतनी इधर से लीव कर जाएंगे। तो बना लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, बनाओ। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, बढ़िया बढ़िया खूबसूरत से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इंटर कर रही हैं इस बहुत ही खूबसूरत से सरफेस से ही। ठीक है, तो ये वो फील्ड लाइंस है जो इंटर कर रही हैं सरफेस से, अंदर की तरफ आ रही है, सिलेंडर के थ्रू अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। ठीक, अब मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट लगाया कि जितनी नंबर, ध्यान से, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सरफेस के थ्रू एंटर करी हैं उतनी ही फील्ड लाइंस सरफेस के थ्रू लीव भी तो करेंगी। लीव माने निकलेंगी वो फील्ड लाइंस। ठीक है, तो क्या दिक्कत है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इधर से लीव करा दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं।
हमने कहा चल भाई लीव करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। तो ये हम लोग की फील्ड लाइंस लीव कर गई। अब एक बात बताओ कि देखो दोनों सरफेस का अपना एक, हेलो वॉइस क्लियर, हाँ, दोनों सरफेस का अपना एक एरिया वेक्टर होगा। और अभी मैंने बताया था एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है भाई। मान लो ये सरफेस है, तो इस सरफेस का जो आउटवर्ड वाला, ये आउटवर्ड मान लो या ये मान लो तुम्हारा मन, मैं मान लेता हूं चलो ये वाला इस बार आउटवर्ड है, तो ये सरफेस जो है, जो एक परपेंडिकुलर लाइन निकलेगी और आउटवर्ड, ये दोनों कंडीशन है। परपेंडिकुलर तो हो, प्लस हम लोग ज्यादातर बाहर की तरफ जो परपेंडिकुलर लाइन जाता है सरफेस के, उसको हम लोग एरिया वेक्टर मानते हैं। तो इस सरफेस का जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो कौन है भाई, इधर साइड तो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और साथ ही साथ आउटवर्ड भी है। तो इसका एरिया वेक्टर हम लोग मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, टेक्टर नहीं वेक्टर, बार बार बोल रहे, चलो, तो ये होगा एरिया वेक्टर जो कि इधर चला, एरिया वेक्टर जो है कि बाहर की तरफ चला गया। अब अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, यानी दोनों देखो, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये रही एरिया वेक्टर, दोनों एंटी पैरेलल हैं आपस में, एक इधर जा रहा हो तो एक इधर अपोजिट। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है वो cos 180 आएगा, 180 डिग्री का एंगल बना रही है। और फ्लक्स का फार्मूला क्या है, E cos थीटा, यानी E cos 180 हो जाएगा यहां पे। और इस साइड के लिए क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर होगा। तो इस सरफेस का बता भैया आउटवर्ड नॉर्मल कौन है, इधर होगा गधे, इधर तो अंदर की तरफ हो गया ना, जो तुम्हारा नॉर्मल है वो इनसाइड हो गया, इनवर्ट्स की तरफ हो गया, तुमको आउटवर्ड वाला नॉर्मल लेना है। तो इस सरफेस का जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो किस साइड बनेगा, इस सरफेस का जो आउटवर्ड नॉर्मल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा यहां बताओ कितनी एंगल बन रही, 50 डिग्री, अरे यार 0 डिग्री का एंगल है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे भाग रही, एरिया वेक्टर भी ऐसे जा रही है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये रही एरिया वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सही है। ये देख उल्टा है, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन, यानी 0 डिग्री का एंगल। यानी फार्मूला क्या बनेगा फ्लक्स के लिए, E cos 0। तो दोनों को भैया ऐड करोगे तो कैंसिल अप होकर 0 ही तो आएगा। यहां पर E cos 180 की वैल्यू -1, यहां पर E cos 0 डिग्री cos 0 की वैल्यू 1, तो एक माइनस ये एक प्लस ये, कट के बचा 0। यानी ऐसा अगर कोई क्लोज सरफेस दिया है तो बिना झिझके बोल देना जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कर आएगी ऐसे क्लोज सरफेस से वो हमेशा 0/सन्नाटा अंडा 0 आएगा भैया। तो यहां पर जो नेट फ्लक्स निकल करके आएगा कितना आएगा बोल भाई, 0। क्यों, क्योंकि जितनी फ्लक्स लीव करेगी, सॉरी पहले इंटर करेगी तो लीव ही करा दोगे, पहले क्या, जितनी फ्लक्स इंटर करेगी, ठीक है, जितनी फ्लक्स इंटर करेगी उतनी ही फ्लक्स लीव भी तो करेगी गधे, क्या और कुछ है? वही बोला कि 4 किलो अनाज खाया, बोल रहे कि 50 किलो प्रोटीन पा गए, अरे 4 किलो तो पाओगे। तो वैसे यहां भी जितना फ्लक्स इंटर कराए हो उतनी फ्लक्स लीव होगी, उससे ज्यादा नहीं होनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला भी अपना कॉन्सेप्ट देख लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसे नोट कर लो। चल भाई हटे, नोट करो, हो गया, लिख दिया जाए। लो इसके लिए क्या होगा, E cos 180, ठीक है। यहां देखो E cos 180, ये सरफेस नंबर 1 के लिए, हीरो नंबर 1 हीरो नंबर 2, ये हो गया सरफेस नंबर 2, ये वाला 3 मान लो सरफेस नंबर 3 है, ये सरफेस नंबर मान लो ये 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है, ये दोनों सिलेंडर, ठीक। हाँ तो सरफेस नंबर 3 के लिए क्या है, E cos 0 की वैल्यू क्या होती है बोल भाई, क्या होती है 30, 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1, और cos 180 क्या होती है -1। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा आ जाएगा 0। हो गया नोट, नोट करो भाई, 1 2 3 4 नोट करो जल्दी, हो गया हो गया। चलो देखो घबराना नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम लोग एक नया लेक्चर लाएंगे बढ़िया सा, जहां पर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। हो गया नोट आना। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर में भी चल रहेंगे।